प्रकृतिवादी जो विचारधारा है जिसे हम पाश्चात्य जगत की एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा कहते हैं और शिक्षा में सबसे जो योगदान है वो प्रकृतिवादियों का बहुत अधिक योगदान है, क्योंकि इससे पहले शिक्षा व्यवस्था पूरी दूसरी तरीके की थी और शिक्षा को बदलने वाले, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले हमारे प्रकृतिवादी विचारक हैं। प्रकृतिवादी विचारकों का जन्म क्रांति के द्वारा हुआ है और मध्य युग में हुआ है, मध्यकाल में हुआ है। मध्यकाल मतलब 13वीं 14वीं शताब्दी, ठीक है। और 13वीं 14वीं शताब्दी अगर हम देखें, चाहे हम यूरोप में देखें और चाहे हम भारत में देखें, ठीक है, यहाँ पर भी 11वीं शताब्दी के बाद भारत में भी विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए। इस्लाम धर्म का प्रचार हो रहा था बड़ी तेजी से। भारत में भी इस्लामिक लोग आए और इस्लामिक लोगों ने भारत में अपना मध्य युग का प्रारंभ हुआ, इस्लामिक सत्ता यहाँ स्थापित हुई। इसी तरह से यूरोप में क्रिश्चियन धर्म बड़ी तेजी से फैल रहा था, चर्च की सत्ता स्थापित हो रही थी। तो उस समय का जो समाज था बड़ा बंधनों वाला स्थापित हो रहा था, ठीक। उससे पहले आदर्शवाद बराबर बना ही हुआ था और आदर्शवाद ने बड़ी अधिक नैतिकता की बात की थी, आदर्शवाद ने बहुत अधिक नियंत्रण की बात की थी, आदर्शवाद ने बहुत अधिक अनुशासन की बात की थी। तो नियंत्रण, अनुशासन, सामाजिक जीवन जो था वो बड़ा बंधन युक्त हो गया था और तमाम तरह के जो एक तंत्रवाद की सत्ता स्थापित हो गई थी, प्रभुत्ववाद की सत्ता स्थापित हो गई थी। तो उन सब के फलस्वरूप हुआ ये कि लोगों के मन में बड़ा असंतोष हो रहा था और 13वीं 14वीं शताब्दी के विचारकों ने इस पर लिखना शुरू किया, ठीक है। और ये क्रांति उत्पन्न तो वॉल्ट जो थे फ्रांस में, इसको बहुत अधिक इसको आगे बढ़ाए और रूसों के विचारों ने प्रकृतिवाद को स्थापित किया। प्रकृतिवाद दर्शन में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ समझने के लिए है, क्योंकि अभी तक जिस दर्शन को हम पढ़ रहे थे वो बिल्कुल एक अलग तरह की विचारधारा दे रहा था और उसमें हमने देखा कि उन्होंने विचार की बात की, प्रत्यय की बात की और उन विचारों और प्रत्ययों के फलस्वरूप आध्यात्मिक सत्ता की बात की, आत्मा को चेतन तत्व माना, ठीक है, भौतिक जगत की नश्वरता की बात की। मतलब वो दर्शन जो कुछ दे रहा था प्रकृतिवाद ने उसी पर ही प्रहार कर दिया। प्रकृतिवाद दर्शन की वह विचारधारा है जो आध्यात्मिकता का विरोध करती है, आध्यात्मिकता का खंडन करती है, इस लोक से परे किसी लोक की सत्ता को स्वीकार नहीं करती है और ये कहती है कि प्रकृति ही सर्वोच्च सत्ता है, प्रकृति ही सबसे उच्च सत्ता है, प्रकृति से ही सब चीजें उत्पन्न होती हैं और प्रकृति में ही सब चीजें विलीन हो जाती है। तो अल्टीमेट रियलिटी जो है वो ये नेचर की है, ठीक है। अगर हम प्रकृतिवाद के संप्रदायों को देखें तो यहाँ पर हमें 3 संप्रदाय देखने को मिलते हैं, एक भौतिकवादी प्रकृतिवाद, एक यंत्रवादी प्रकृतिवाद और एक जीव विज्ञानी प्रकृतिवाद, ठीक है। और अगर हम यंत्रवादी प्रकृतिवाद को देखें और जीव विज्ञानी प्रकृतिवाद को देखें तो यही 2 जो प्रकृतिवाद हैं, जो इनके संप्रदाय हैं, जो इनके प्रकार हैं, उन्हीं का शिक्षा में प्रभाव पड़ा। भौतिकवादी प्रकृतिवाद वो सीधे एजुकेशन से रिलेट नहीं करता, वो प्रकृति को समझने में अपना ज़्यादा ध्यान देता है, वो प्रकृति की व्याख्या करता है, प्रकृति के नियमों आदि की व्याख्या करता है। तो भौतिकवादी प्रकृतिवाद जो प्रकृतिवाद का एक प्रथम स्वरूप है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आगे यंत्रवादी प्रकृतिवाद आया, जिसने हमारी साइकोलॉजी की एक ब्रांच दी है, जिसे हम कौन सी साइकोलॉजी की ब्रांच दी है? यंत्रवादी मनोविज्ञान, संबंधवाद, ठीक है, का मनोविज्ञान, यानी कि व्यवहारवाद जो संबंधित है वो हमारा यंत्रवादी भौतिकवाद प्रकृतिवाद से संबंधित है, ठीक है। और जो फिर डार्विन आए और डार्विन ने जो हमारा तीसरा प्रकृतिवाद का एक संप्रदाय दिया, प्रकृतिवाद का एक प्रकार दिया, वो था जीव विज्ञानी प्रकृतिवाद। तो 3 तरह के प्रकृतिवाद को अभी हम लोग समझेंगे और उनसे उत्पन्न होने वाले विचारों के फलस्वरूप शिक्षा में जो इम्पैक्ट पड़ा और उससे जो परिवर्तन आया उसकी बात हम लोग करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृतिवाद मुख्यतया जो अपने विचार प्रस्तुत करता है वो सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो नियमों, बंधनों
और जो उस समय के मान्यताएं थी, एक तंत्रवाद, प्रभुत्ववाद, उसके विरोध स्वरूप, ठीक है, उत्पन्न हुआ। 13वीं-14वीं शताब्दी में उसकी नींव रखी। अच्छा, हम भी अगर भारत में देखें तो 12वीं-13वीं शताब्दी का वो समय है जब यहाँ पर भी पुनर्जागरण हो रहा है, यहाँ पर भी भक्ति आंदोलन चल रहे हैं, यहाँ पर भी सूफी आंदोलन चल रहे हैं और यहाँ पर भी सामाजिक सुधार की बात की जा रही। इसी तरह से यूरोप में भी इस तरह की सामाजिक धार्मिक क्रांतियां छोटे लेवल पे थी। लेकिन जब आगे चलकर 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के आसपास का समय आया तो हम देखते हैं कि विज्ञान ने बहुत अधिक प्रगति की, औद्योगिकरण बहुत अधिक बढ़ा और उसके फलस्वरूप विज्ञान तकनीकी युग आया, ठीक है। वैज्ञानिक विषयों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसका बड़ा बोलबाला होना शुरू हुआ, ठीक है। और इस समय फिर हम देखते हैं कि इसके फलस्वरूप क्रांति आई और उस क्रांति के अगुवा रहे वॉल्टेयर और आपके रूसो, और ये फ्रांस के थे। फ्रांस में इन्होंने इस पर अपनी लेखनी चलाई और उस लेखनी का प्रभाव ये हुआ कि एक नई विचारधारा जिसे हम नेचुरलिज्म थ्योरी कहते हैं, और ये जो पहले से ही थी, विद्यमान थी, लेकिन उसको स्थापित कर दिया, जिसको लोकप्रिय कर दिया, जिसको सबके सामने ला दिया। इसके प्रणेता हम रूसो को मानते हैं, ठीक है। तो प्रकृतिवाद को हम भौतिकवाद कहते हैं, भौतिकवादी दर्शन कहते हैं। प्रकृतिवाद को हम पदार्थवादी दर्शन कहते हैं, ठीक है। ये पदार्थवादी दर्शन इसलिए क्योंकि ये पदार्थ की सत्ता को महत्व देता है, ठीक है। ये प्रकृति किससे बनी है, ये इन्होंने बताया, प्रकृति पदार्थों से बनी है। पदार्थ कैसे बने हैं, पदार्थ परमाणुओं से बने। परमाणु किससे बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, ये शक्ति कण है, ठीक है। तो ये सारे पदार्थों की इसी तरह से विवेचना कर रहे थे और इसी तथ्य को 20वीं शताब्दी के जो हमारे वैज्ञानिक हुए डाल्टन, जिन्होंने स्थापित किया और इन्होंने ब्रह्मांड के विषय में बताया कि ये ब्रह्मांड परमाणुओं से निर्मित है और ये परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से निर्मित है, जो नाभिक में होते हैं। इस तरह से उनकी पूरी जो थ्योरी आई है, ठीक है, नाभिक की, और फिर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बहुत पहले परमाणुओं के अस्तित्व को स्थापना प्रकृतिवाद ने की, विज्ञान की जब प्रचार प्रसार हुआ उससे हुआ। तो हम यहाँ पर इस दर्शन को, प्रकृतिवादी दर्शन को भौतिकवादी और पदार्थवाद के नाम से जानते हैं। ये प्रकृतिवाद के अनुसार केवल प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे कोई जगत नहीं है, इससे परे और इससे बाद कुछ भी नहीं है। और ये दो तरह की प्रकृति की बात करते हैं, एक मानव की प्रकृति, ठीक है, और एक बाह्य प्रकृति जो बाहर की प्रकृति है, और एक जो मानव की प्रकृति है। और जो ये मानव की प्रकृति है उसके लिए कहते हैं कि ये बाह्य प्रकृति के साथ इसका सामंजस्य बैठाना है, और उसके आधार पर मानव यदि विकास करेगा, मानव यदि अपनी प्रकृति के अनुकूल आचरण करेगा तो वो सुखपूर्वक जीवन जिएगा, और मानव अगर बाह्य प्रकृति के अनुकूल आचरण करेगा तो उसे कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इनका उद्देश्य भी शिक्षा का ऐसा आता है जिसमें ये कहते हैं कि मानव को प्रकृति के अनुकूल आचरण करना चाहिए, प्रकृति जीवन में संघर्ष रत रहना चाहिए, और वही जीतता है। सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, जो डार्विन का एक सिद्धांत था, उसको भी इन्होंने अपने शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल किया है। प्रकृतिवादी सामाजिक विकास, सभ्यता आदि के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, ठीक है, उसकी आलोचना करते हैं, और वो ये कहते हैं कि सभ्यता और सामाजिक विकास के कारण ही मनुष्य जो है वो प्रकृति से दूर हो गया है, ठीक है। तो प्रकृति से दूर होने के कारण ही उसके जीवन में कष्ट आए हैं और उसका स्वाभाविक विकास जो है वो अवरुद्ध हो गया है। तो यहाँ पर प्रकृतिवादियों ने अंतिम सत्ता, प्रकृति और भौतिक तत्व की मानी। आदर्शवादियों की भांति वो आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं करते, आत्मा की अमरता या इच्छा की स्वतंत्रता की स्वीकार नहीं करते, और पदार्थ को ही सर्वप्रमुख तत्व मानते हैं, और अंतिम सत्ता ये भौतिक मानते, आध्यात्मिक नहीं मानते। तो ये इनके जो की पॉइंट्स हैं उसको याद रखिएगा। और प्रकृतिवादी के समर्थकों में हम देखते हैं कि अरस्तु जो प्लेटो के शिष्य थे, वहां से हमें प्रकृतिवादी विचारधारा देखने को मिलती है। फिर काम्टे, हॉब्स, बेकन, डार्विन, ठीक है, कमेनियस, लैमार्क, हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सैमुअल बटलर और रूसो, इन दार्शनिकों ने विशेष रूप से प्रकृतिवादी
दर्शन में अपना काम किया है, जिसमें 3-4 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है बेकन का, एक है कमेनियस का, और एक है रूसो का, और एक है हर्बर्ट स्पेंसर का। ये 4 नाम प्रकृतिवादी दर्शन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे भारतीय दर्शन में भी कहा गया है कि क्षितिजल गगन पवन समीरा पंच तत्व में बना शरीरा। तो 5 तत्वों से ये शरीर बना है, और ये 5 तत्व प्रकृति के तत्व हैं, ठीक है। और प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से ही प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम प्रकृतिवाद में भी ये देखते हैं कि उन्होंने भी सारी सृष्टि के पीछे प्राकृतिक तत्वों को ही उत्तरदायी माना है। प्रकृति तत्वों में इन्होंने पदार्थ तत्व को उत्तरदायी माना है, और पदार्थ की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। पदार्थों के संयोग से, ठीक है, परमाणुओं के सहयोग से पदार्थ का, और पदार्थों के सहयोग से इस प्रकृति की रचना हुई है, और प्रकृति अपने एक नैतिक नियम से चल रही है, ठीक है। प्रकृति के चलने का एक यंत्रवत नियम है, यांत्रिक नियम है, ठीक है। और जैसे जल बर्फ बन जाती है, बर्फ भास्प बन जाती है, फिर भास्प से जल बनता है, फिर जल से बर्फ बनता है। ये जो मतलब ये कहते हैं कि तत्वों में केवल पदार्थ का केवल रूप परिवर्तित होता है, ठीक है, और पदार्थ जो है वो अपना आता जाता बदलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने पदार्थ के विचारों को सबके सामने रखा। आधुनिक शिक्षा में इसको विकसित करने वाले 18वीं शताब्दी के जो प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आई थी, ठीक है, तो उसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद स्थापित हुआ, ठीक है। और इसके पीछे जो रूसो के जो विचार थे, रूसो का आप लोगों ने जीवन परिचय पढ़ा, और रूसो को जब स्कूल भेजा गया तो रूसो को वहां पर मन नहीं लगा। स्कूल में जो दंड व्यवस्था थी, स्कूल में जो कठोर नियम थे, स्कूल की जो समय सारणी थी, वो बच्चों को स्वतंत्रता नहीं देती थी। वो बच्चों की इच्छाओं को और बच्चों के स्वाभाविक प्रवृत्ति, जो मूल प्रवृत्तियां थी, उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही थी। इन सब से रूसो का मन खिन्न हो गया, और रूसो प्रकृति के बीच में विचरने लगे, और प्रकृति जीवन से उन्होंने बहुत कुछ बेहतर समझा, और प्रकृति की ओर लौटो उनका नारा था। और वो कहते थे कि यदि व्यक्ति अपना सर्वाधिक अच्छा विकास करना चाहता है तो उसे प्रकृति के संपर्क में रहना होगा, और प्रकृति की गोद में ही रहकर वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, और वही उसका वास्तविक विकास है। तो यहाँ पर प्रकृति की सत्ता स्थापित करने के लिए और प्रकृति में ही रहकर अपना विकास करने की वकालत करने के लिए रूसो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो एक तो चीज प्रकृति की बात करते, दूसरी चीज स्वतंत्रता की बात करते, फ्रीडम, ठीक है, कि बहुत अधिक फ्रीडम बच्चों को मिलनी चाहिए। फ्रीडम तो इस कदर दे देते हैं कि अभी जब हम इनका रिव्यू करेंगे इनके विचारों का, तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या स्वतंत्रता देने के बाद किसी प्रकार की अनुशासन की कल्पना की जा सकती है, कि हम जब इनसे विद्यार्थियों को इतनी स्वतंत्रता दे दें कि वो अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो पढ़ें, और चाहे तो खेले, चाहे तो वो पेड़ पे चढ़ जाएं, चाहे तो वो तैरने लग जाएं, चाहे तो वो बैठ जाएं, चाहे तो वो भोजन करने लग जाएं। मतलब विद्यालय में कोई समय सारणी नहीं होगी। विद्यार्थी का मन होगा तो वो क्लास में आ गया, विद्यार्थी का मन नहीं है तो वो क्लास के बाहर चला गया, और क्लास भी बिल्कुल खुली होगी। वहां कैसे बच्चों को नियंत्रित करके दिया जा सकता है? अगर हम रूसो की पुस्तक एमिल एंड एजुकेशन देखें, जो जिस पुस्तक में इन्होंने ये कहा है कि बच्चे के 5 साल तक तो कोई शिक्षा ही नहीं देनी है, 5 ईयर्स शुरू के 5 साल तक कोई एजुकेशन नहीं देनी है, और अगर जो एजुकेशन देनी है उसको इन्होंने कहा है ये निगेटिव एजुकेशन देनी है, जिसको इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा की संकल्पना दी, ठीक है। और निषेधात्मक शिक्षा में क्या है कि बच्चों को ये मत बताओ कि क्या करना है, ये बताओ कि क्या नहीं करना है। बस अभी आपको ये बताना है क्या नहीं करना है, और उसे प्रकृति के अनुकूल अपना विकास करने दो, और धीरे धीरे वो चीजें समझने लगेगा, और 5 साल के बाद फिर उसकी शिक्षा प्रारंभ होगी, ठीक है। तो 5 साल तक नो फॉर्मल एजुकेशन, नो स्कूल, ठीक है, नो करिकुलम, नो टीचर, मतलब किसी प्रकार के एजुकेशन का कोई प्रावधान नहीं। उनके एमिल एंड एजुकेशन पुस्तक में उन्होंने इस बात को स्पष्ट लिखा है। फिर 5 साल के बाद जब बच्चा विद्यालय जाएगा तो वो फिर 3R की शिक्षा लेगा, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक की, ठीक है। और जब ये रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक की शिक्षा ले लेगा
तो फिर उसके बाद वो वैज्ञानिक विषयों को प्रधानता देते हैं। फिर वो विज्ञान के विषय जो हैं गणित और साइंस और फिर आगे वो विभिन्न प्राकृतिक विषयों का अध्ययन करेगा। तो इस तरह से इनकी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया। तो इस शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने के पीछे जो इनके विचार आ रहे हैं मूलतः, वो विचार किन चीजों से आ रहे हैं कि इनको प्रकृति के संसर्ग में रहने दो, प्रकृति के अनुकूल आचरण करने दो। दूसरा, इनको फ्रीडम दो, स्वतंत्रता दो। तीसरा, इनकी जो मूल प्रवृत्तियां, ये मानते थे कि बच्चा अपनी मूल प्रवृत्ति लेके जन्म लेता है, उसी मूल प्रवृत्तियों की सहायता से प्रकृति के अनुकूल आचरण करते हुए और वो विकास करता है। ठीक है, तो ये भी इनका कंट्रीब्यूशन है शिक्षा के क्षेत्र में। इनके दर्शन के भी क्षेत्र में, क्योंकि पहले कोई भी चीज शिक्षा में तब आती है जब वो दर्शन में आती है, जब वो विचारों में आती है। तो विचार और दर्शन के फलस्वरूप फिर वो आगे बढ़ी। तो हम ये इसको इस रूप में देखते हैं। ठीक है, अगर हम प्रकृतिवाद को इनके और आगे विचारों को देखें तो हम ये पाते हैं कि इन्होंने प्राकृतिक नियमों की बड़ी डिटेल में व्याख्या की कि प्रकृति की जो विचारधारा है वो प्रकृति वस्तु, जो भी वस्तु है वो प्रकृति से ही उत्पन्न हुई है, प्रकृति से ही विलीन हो जाएगी। यही भौतिक जगत सत्य है। और इस भौतिक जगत को हम कैसे जानें? अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इस भौतिक जगत को हम समझें कैसे? तो ये माइंड या विचार की सत्ता नहीं मानते, ये इंद्रियों की सत्ता को मानते। ये मानते हैं कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है वो उसके लिए सबसे ज्यादा सहायता करते हैं। तो इन्होंने इंद्रियां ज्ञान का द्वार है, इसका ये नारा दिया था। ठीक है, तो प्राकृतिक ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा मिलता है। तो और इंद्रियों में भी इनकी जो विधियां हैं वो निरीक्षण और अवलोकन की विधियां हैं। हम उसके द्वारा निरीक्षण और अवलोकन करते हुए हम बेहतर सीख सकते हैं, प्राकृतिक नियमों को समझ सकते हैं और तभी हम वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति नहीं है, किसी आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति नहीं है। इनकी शिक्षा का उद्देश्य जो है वो सुखपूर्वक जीना है। ठीक है, वो प्राकृतिक जीवन जीना है। ठीक है, और ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति के हाथों में होती है तो अच्छी होती है, जब प्रकृति से मनुष्य के पास आती है तो वो दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। ये जो इनका विचार था, इससे इन्होंने जितने भी नियम थे, सामाजिक नियम और कायदे कानून, उनकी आलोचना की है। ठीक है, अगर हम प्रकृतिवादी विचारधारा के तत्व मीमांसा को देखें तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि सारी प्रकृति पदार्थ से बनी है, पदार्थ परमाणुओं से बने और पदार्थ परमाणु जो है वो 3 तत्वों से बने हैं। ठीक है, ये 3 शक्तिकण न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हैं और इसे भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद कहा जाता है। ठीक है, और कुछ प्रकृतिवादियों ने संपूर्ण संसार को यंत्रवादी प्रकृतिवादी के रूप में देखा। और यंत्रवादी प्रकृतिवाद जो है वो एक मनुष्य को भी यंत्र मान लेता है, मतलब मनुष्य भी यंत्र की तरीके से कार्य कर रहा है, उसकी भी सारी प्रक्रिया यंत्रिक है। जैसे प्रकृति में सारी चीजें यंत्रवत ढंग से चल रही है, ऋतुएं आएंगी, मौसम आएंगे जाएंगे, हर चीज का एक नियम है, कॉज एंड इफेक्ट है। उसी कॉज एंड इफेक्ट से पूरी ये प्रकृति अपने आप को चलायमान रखी है, प्रकृति गतिशील है। तो यहाँ पर मनुष्य भी उसी प्रकृति का हिस्सा है, मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है, उसे भी प्रकृति के नियमों के अनुकूल चलना है। लेकिन उसके पास 2 प्रकृति है, एक तो अपनी प्रकृति और एक जिस वातावरण में वो रह रहा है वो प्रकृति। तो उसको दोनों ही प्रकृति को ध्यान में रखना है, अपनी प्रकृति के विकास के साथ साथ बाह्य प्रकृति के साथ सामंजस्य करते हुए उसको आगे बढ़ना है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं। वो कहते हैं कि जैसे बीज में, ठीक है, पूरे पेड़ का समाहित होता है, ठीक है, और उस जैसे जल से बर्फ समाहित होता है। ये जो विकास है, ये डेवलपमेंट जो है, ठीक है, ये आगे चलकर डार्विन ने दिया था। ठीक है, जो हम देखते हैं कि जीव विज्ञानी भौतिकवादी प्रकृतिवाद आया, जीव विज्ञानी प्रकृतिवाद के प्रतिपादक डार्विन थे और इनकी एक पुस्तक आई थी। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक थी स्पेसीज करके थी, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, ये पुस्तक संभवतः 1859 में आई थी और इस पुस्तक में इन्होंने जो जीव थे, ठीक है, इन जीवों का एक विकास क्रम बताया और किस तरह से इवोल्यूशन जो
थ्योरी थी उसको डार्विन ने डेवलप किया। और इन्होंने ये भी बताया कि जो पुरानी जाति होती है, जो पुरानी पीढ़ी होती है, उसकी जो गुण होते हैं वो नई पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, और जैसे जैसे ये वातावरण के साथ अपने को समायोजन करते हैं उसी तरह से वो आगे उनका जीन स्ट्रक्चर भी चेंज होता है और उनमें भी बदलाव आता है। ठीक है, तो ये वाली जो थ्योरी आई डार्विन की, और डार्विन ने कहा कि मनुष्य भी इसी प्रक्रिया का अंग है और मनुष्य सर्वोच्च पशु है। ठीक है, मनुष्य सर्वोच्च पशु है क्योंकि ऐसा इवोल्यूशन अन्य पशुओं में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और जब प्रकृतिवादी विचारक हर चीज को प्रकृति की नजर से देखने समझने की कोशिश कर रहे थे, है ना, और उसकी व्याख्या विज्ञान में खोज रहे थे, और विज्ञान जिस प्रकार से प्रकृति के सारे रहस्य उद्घाटन कर रहा था, ठीक है, सारी चीजों को साइंस में लिखा जा रहा था, साइंटिस्ट खोजे कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, और चीजें वहां से निकल के आ रही थी, उससे प्रकृतिवादियों को बल मिल रहा था, अध्यात्मवाद का खंडन हो रहा था, इसी दैवी सत्ता की स्थापना नहीं हो जो आदर्शवाद ने की थी उसका ये लोग खंडन कर रहे थे, क्योंकि उसका प्रयोग द्वारा देख नहीं सकते थे, निरीक्षण परीक्षण द्वारा समझ नहीं सकते थे, तो वो सत्ता को इन्होंने माना नहीं। उन्होंने कहा ये जगत से परे कोई जगत नहीं है, भौतिक जगत ही सत्य है, यही प्रकृति जगत ही सत्य है, और इसमें सब चीजों का इवोल्यूशन होता है, सब कुछ यंत्रवत चलता है, और इस यंत्रवादी प्रकृतिवाद ने ही हमारे बिहेवियरिज्म जो व्यवहारवाद है साइकोलॉजी का, वो इसी ने दिया है। और जो जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद है, इससे हम देखते हैं बालक के विकास की अवस्थाएं। ठीक है, जैसे रूसो हैं, ये कहते हैं कि विकास 4 अवस्थाओं से होता है, सबसे पहले शिशु है, फिर बालक है, फिर किशोर है, फिर युवा है। ठीक है, और उन्होंने अपने उसमें हर अवस्था की अलग अलग विशेषता बताई, हर अवस्था की अपनी अलग अलग आवश्यकता बताई, हर अवस्था की अलग अलग शिक्षा के प्रोविजन बताए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृतिवादियों ने आदर्शवादियों से भिन्न एक विचार प्रस्तुत किए, स्वतंत्रता की बात की, सुख की बात की, सामाजिक नियमों और आध्यात्मिक नियमों के खंडन की बात की, पदार्थ की बात की, है ना। ये सारी चीजें इस रूप में हम प्रकृतिवादियों की देखते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं प्रकृतिवादी दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृतिजन्य मानती है, जो इस ब्रह्मांड को प्रकृतिजन्य मानती है, और ये मानती है कि ये भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई भी आध्यात्मिक संसार नहीं है। और ये ईश्वर को नहीं मानती, ये आत्मा को पदार्थजन चेतन तत्व के रूप में स्वीकार करती है, और ये प्रतिपादित करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जो प्राकृतिक विकास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अभी जो हमने 4 लाइनें बोली, इसमें पूरा तत्व मीमांसा है, इसमें ज्ञान मीमांसा है, और इसमें आचार मीमांसा भी है कि मनुष्य जीवन का आचरण कैसा है। प्राकृतिक जीवन जियो, जैसे प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति की तरह स्वतंत्र रहो, प्रकृति के नियमों से अनुशासित हो, प्रकृति के दंड देगी, प्रकृति के दंड से ही क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे आपको अपना सारी चीजें गाइडिंग प्रिंसिपल वो रहेगी। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर भी सुख दुख का सिद्धांत देते हैं, रूसो भी प्राकृतिक दंड की बात करते हैं। ठीक है, तो हम प्रकृतिवादी दर्शन में इस तरह के विचार पाते हैं। तो पदार्थवादी जो इनके 3 रूप थे, पदार्थवादी प्रकृतिवाद, वो तो बाह्य जगत और प्रकृति की को ही समझने पर बल देता है। मतलब ये पहला जो ये दर्शन था, ये पदार्थवादी प्रकृतिवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पदार्थ की ही विवेचना करता है और पदार्थ से ही प्रकृति बनी है, इसको डिफाइन करता है। फिर यंत्रवादी प्रकृतिवाद आता है। तो यंत्रवादी प्रकृतिवाद इस जगत को प्राण विहीन यंत्र मानता है, कि मतलब इस कोई प्राण नहीं है इस जगत में। ठीक है, और यंत्र का निर्माण पदार्थ और गति के मिश्रण से हुआ है। ठीक है, और मनुष्य भी इस यंत्र का हिस्सा है। मनुष्य जो है वो इस यंत्र का हिस्सा है, और स्वयं वह भी एक यंत्र है, और इस यंत्र का संचालन बाह्य प्राकृतिक प्रभाव के कारण से होता है। इस विचारधारा के समर्थक मनुष्य में चेतन तत्व की उपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आदर्शवाद ने आत्मा के लिए चेतन तत्व की बात की थी कि आत्मा चेतन है और प्रकृति जड़ है, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आत्मा भी प्रकृति के ही मुख्य पदार्थ से बनी है, उसको भी हमें वैसे ही समझना चाहिए। जैविक प्रकृतिवाद ने 3 प्रमुख सिद्धांत दिए। जैविक प्रकृतिवाद ने
नंबर एक, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। ठीक, अगर आप प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं ढालते हैं तो प्रकृति आपको दंड देगी। जैसे अभी सर्दी आई थी, सब लोग स्वेटर और टोपी मोजा ये सब, क्या मतलब प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेना। दूसरा, जीवन के लिए संघर्ष करना, जहां हम अपने एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, हम अपना एग्जिस्टेंस अच्छे से रख पाए, क्योंकि प्रकृति में वही टिकता है जो प्रकृति के साथ सरवाइव करता है। तीसरा है समर्थ की विजय, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। ये नियम बेहतर तरीके से डार्विन ने अपने प्रयोगों में समझाए और इसी को भी हम एजुकेशन में भी देखते हैं। तो शिक्षा इन तीनों नियमों की स्थापना की बात करती है। इनके उद्देश्यों में भी हमें ये तीन नियम दिखाई पड़ते हैं: प्राकृतिक जीवन जीना, प्राकृतिक जीवन जीने योग्य होना और संघर्ष के लिए तैयार करना, ठीक है, और सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, मतलब समर्थ बनाना कि वो इस जीवन में अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो इनकी तत्व मीमांसा क्लियर हो गई, ठीक है, इनकी ज्ञान मीमांसा क्लियर हो गई। ज्ञान मीमांसा में इनकी क्या चीजें हैं कि हमें प्रकृति को जानना है। इनकी ज्ञान सबसे सर्वोच्च ज्ञान क्या है? प्राकृतिक ज्ञान, ठीक है। जैसे उनका आदर्शवाद का सबसे प्रमुख ज्ञान क्या था? वो था आपका आध्यात्मिक ज्ञान, है ना, आत्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। लेकिन प्रकृतिवाद में सबसे प्रमुख ज्ञान क्या है? प्रकृति का ज्ञान। और प्रकृति को समझना, जो जितना अच्छे से प्रकृति को समझेगा, प्रकृति के साथ समायोजित उतना अच्छे से कर पाएगा, और जो जितना अच्छा प्रकृति से समायोजित कर पाएगा तो प्रकृति से उसको उतना संघर्ष कम करना पड़ेगा, और जब संघर्ष कम करना पड़ेगा तो वो उतना समर्थ होगा प्रकृति में अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर हो, व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता हो, ठीक है, प्रकृति में टिके रहने के लिए, ये सारी इसकी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत है। प्रकृति के तत्वों को जानना, प्रकृति के मूल तत्वों को समझना, ठीक है। और प्रकृति की भी यहाँ पर दो चीज की व्याख्या है। एक तो अपनी प्रकृति को जानना, मनुष्य की हर किसी की मूल प्रवृत्ति होती है और हर किसी की मूल प्रवृत्ति, रुचि, योग्यता, क्षमता अलग अलग होती है। तो इस आधार पर व्यक्ति व्यक्ति से अलग होता है। तो व्यक्ति भेद का ज्ञान कराने में भी हम प्रकृतिवाद के योगदान को नकार नहीं सकते। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भेद की स्थापना भी प्रकृतिवाद ने की थी, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। और प्राकृतिक ज्ञान को याद रखना, प्रकृति ज्ञान को समझना, ये भी प्रकृतिवाद की देन है। और इसी कारण से विज्ञान के विषयों की स्थापना होती चली गई। शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक विषय आगे आ गए और आध्यात्मिक, धर्म, इतिहास, धार्मिक और साहित्यिक वो सब चीजें विषय पीछे चले गए, ठीक है। तो इनकी ज्ञान मीमांसा में जो है प्रकृति ही अल्टीमेट रियलिटी है। और इस अल्टीमेट रियलिटी को हम कैसे जान सकते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम निरीक्षण और परीक्षण करके जानेंगे। इसके बाद आती है इनकी आचार मीमांसा। आचार मीमांसा में क्या करना है? प्रकृति की ओर लौटो, प्राकृतिक जीवन जियो। जितने प्रकृति के नजदीक रहोगे उतना स्वस्थ रहोगे, उतने शुद्ध रहोगे, ठीक है। क्योंकि प्रकृति से नजदीकी शुद्धता बढ़ाती है, प्रकृति से दूरी उतनी शुद्धता कम करती है, ठीक है। और मनुष्य यदि दुख से बचना चाहता है, ठीक है, तो नियमों, इन सब बंधनों से दूर होकर उसे प्रकृति के गोद में, ठीक है, रहना चाहिए। उसके लिए कोई आध्यात्मिक बंधन नहीं है, उसके लिए कोई सामाजिक बंधन नहीं है, उसके लिए कोई सभ्यता के नियम कायदे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से वो आचार की बात करते हैं, मतलब इस तरह से वो रहन सहन, जीवन की बात करते हैं। तो वो प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की बात करते हैं। किसी तरह के इनके आचार मीमांसा में हम नीति शास्त्र नहीं देखते, कोई सौंदर्य शास्त्र नहीं देखते, अगर है भी तो कुछ प्रकृति है, ठीक है। कोई आचार शास्त्र नहीं देखते, ठीक है। तो ये सारी, ये तीन चीजें इनकी हो गई: तत्व मीमांसा, आचार में ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। और आचार मीमांसा का उद्देश्य क्या होगा? जीवन का उद्देश्य क्या होगा? सुखपूर्वक जीना। और सुखपूर्वक जीना कैसे होगा? प्राकृतिक जीवन द्वारा। प्राकृतिक जीवन कैसे मिलेगा? प्राकृतिक विकास द्वारा। प्राकृतिक विकास कैसे होगा? अपनी प्रकृति को समझकर और बाह्य प्रकृति को समझकर, और दोनों के साथ तालमेल बिठा के और इंद्रियों के द्वारा हम ये विकास कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब हम आते हैं कि ये तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा के आधार पर हम इसके सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, प्रकृतिवाद के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं। तो ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है,
इनका पहला सिद्धांत है ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है, ठीक है। इनका दूसरा सिद्धांत है भौतिक संसार ही सत्य है, इससे परे कोई आध्यात्मिक संसार सत्य नहीं है। इनका तीसरा सिद्धांत ये है कि आत्मा पदार्थ जन चेतन तत्व है। सारी चीजें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। मानव जीवन एक प्राकृतिक क्रिया है, सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए प्राकृतिक जीवन उत्तम है। ये इनके मूल सिद्धांत है।